जैन कॉलेज में पढ़ाई इन्होंने की। जैन कॉलेज महाराजा कॉलेज से इन्होंने एमएससी किया और बीएचयू से इन्होंने बीएड किया। और उसके बाद इनकी पहली नौकरी स्टेशन मास्टर की लगी रेलवे में। रेलवे में शायद 2008 में 6 में, हाँ 2006 में। और नौकरी भावनगर रेलवे स्टेशन पे पहली पोस्टिंग हुई थी। तो उस दौरान हम लोग के पास मोबाइल नहीं था, तो रोज़ाना चिट्ठियाँ हम लोग लिखा करते थे एक दूसरे को, पोस्ट कार्ड खूब एक दूसरे को लिखा करते थे। और उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोन था यहीं पे सुंदर सदन में, तो देर रात ब्रजेश जी का फ़ोन आता था, हम लोग बातचीत करते थे। और गांव में ब्रजेश भाई के लगभग गाढ़े मित्र ब्रजेश को मैं था, एक शेषनाथ पांडे, शशि भूषण पांडे और एक अरविंद कुमार पांडे कल्लू जी। तो और उससे पहले मुझसे पहले ब्रजेश जी सुधीर सुमन जी से परिचित थे। सुधीर सुमन जी बैठे हुए हैं और सुधीर सुमन बीबीसी रेडियो के और विभिन्न रेडियो जो समाचार माध्यम थे उनमें चिट्ठियां लिखा करते थे और इनका सुधीर कुमार के नाम से चिट्ठी पढ़ी जाती थी और सुधीर सरित सुमन के नाम से। हाँ, और उसके बाद ब्रजेश पांडे की भी चिट्ठी आती थी सीके रोड आरा से। हम लोग सीके रोड, बाद में पता चला कि चौसा कोइलवर रोड का नाम सीके रोड है। हाँ हाँ, तो इस तरह से। और ब्रजेश पांडे बाद में नौकरी लगी, यूपीएससी इन्होंने कंप्लीट किया। हाँ, लेकिन भरत पांडे एक हम लोग के बीच एक विशेष पात्र हैं। भरत पांडे वो पत्रकार हैं अमर उजाला में, दिल्ली में। फिलहाल उन्होंने हमारे पंचायत से उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्हें तीसरा स्थान हासिल हुआ। 725 मतों से वो तीसरे स्थान पे रहे। तो ये सारा परिचय रहा। और ब्रजेश जी शुरुआती दिनों में कविताएं भी, क्योंकि रेडियो में भी कविताएं उस दौरान पढ़ी जाती थी, समाचार बीबीसी में भी कविताएं आती थी, अचला शर्मा उस समय पढ़ती थी, वर्षांत कार्यक्रम नाटक होते थे। तो इस तरह से दिलचस्पी बढ़ी। और ब्रजेश कुमार पांडे फिर आप कब हुए असिस्टेंट कमांडेंट? 2008 में, 7 में, हाँ 7 में असिस्टेंट कमांडेंट हुए। और इन्हीं के साथ पहली बार मैं होटल में खाना के लड़कों ने कहा कि ब्रजेश जी से कहिए कि पार्टी दें। तो ब्रजेश जी ने क्या किया है कि हमने कहा कि लड़के सब कह रहे हैं कि पार्टी आप मांगिए, तो ब्रजेश जी हम ही को केवल लेके गए और सबको छोड़ दिए, कहे कि आप ही कहे चलिए। हाँ, तो नहीं, तो फिर इस तरह से धीरे धीरे सब कुछ होता रहा। दिल्ली में इनकी जब पोस्टिंग हुई थी तो हम दिल्ली में बहुत लंबे समय तक रहे। दिल्ली में खूब घूमे, नाटक उटक देखे, संगीत समारोह हम लोग देखने जाते थे। और ब्रजेश और शेषनाथ पांडे हम लोग के बचपन के दिनों में जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, साहित्य हैं, जो भी हैं, जिसमें रुचि बढ़ी तो इन्हीं लोगों के कारण बढ़ी। क्योंकि ब्रजेश जी कविताएं लिखते थे, शेषनाथ पांडे लिखते थे, तो हम लोग न चाहते हुए भी सुनते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे रुचि बढ़ गई, कविताएं क्या हैं, और दुनिया भर के लोगों से भी परिचय हुआ। तो ये बस्तर में रहे हैं, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, बीजापुर, जगदलपुर जैसे इलाकों में इनकी पोस्टिंग होती रही। और नक्सलियों से इनका मुठभेड़ भी होता रहा उस समय इनको। फिर उसके बाद इनकी दिल्ली पोस्टिंग हुई और फिर आते जाते हैं गांव में, हम लोग से लगातार संपर्क रहता है। तो उन्हीं को हम आमंत्रित आज किए हैं हम सब। तो हम लोग आज इनकी कविताएं सुनेंगे
और कविताएं सुनेंगे और कविताओं में देखेंगे कि किस तरह की कविताएं हैं और कविताओं में हम लोग कहाँ हैं। तो खुद को कविताओं में देखने के लिए हम इनकी आज कविताएं सुनेंगे। तो प्रस्तुत हैं ब्रजेश कुमार पांडे। धन्यवाद आशुतोष जी यह कार्यक्रम रखने के लिए। मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज उन लोगों के बीच अपनी कविताएं पढ़ रहा हूँ जिनको पढ़ते हुए, देखते हुए, सुनते हुए मैं इसी आरा शहर में बड़ा हुआ हूँ और जिन लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं से रचा है। 1995 में जब मैट्रिक पास करके आरा आया पढ़ने के लिए, तो मैं अपनी रुचि के मुताबिक कहीं ना कहीं साहित्यिक संसार की खोज में था। तो वह संसार एक बाल हिंदी पुस्तकालय के रूप में मिला और मैं आते ही, हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, तो वहाँ मैंने अपना नामांकन कराया और वहीं से फिर हमारा विभिन्न पत्रिकाओं से, विविध आरा के सृजन कर्मियों से मुलाकात हुई। आज यहाँ पर सुधीर भाई को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं सुधीर भाई के साथ साथ आप सभी लोगों को मैं अपनी कविताएं सुनाने जा रहा हूं। और जो कविताओं की निर्माण प्रक्रिया है उसके साथ साथ, चूँकि आप लोग भी मुझे देखते रहे हैं और मैं भी आप लोगों को देखता रहा, तो ये किसी तटस्थ स्थल पर कविता सुनाने और अपने जिस सुंदर सदन, और हम लोगों का नाम जैसे कि सुंदर सदन और हमारा नाम जैसे जुड़ा हुआ है, कहाँ तो सुंदर सदन, तो उसी जगह पर अपनी कविता सुनाना और अपने लोगों के बीच में सुनाना, इसका एक अलग ही गौरव है। तो यहाँ से आशुतोष जी ने बात समाप्त की थी, मैं अपनी कविता वहीं से शुरू करूँगा कि मैं अकेला। कविता का शीर्षक है मैं अकेला। इस बार गांव जाऊंगा तो नहाऊंगा नदी में। इस बार गांव जाऊंगा तो नहाऊंगा नदी में। पिछली बार सूख कर हो गई थी रस्सी। जहां सीखा था तैरना, पढ़ाने जाते पिताजी से छुपकर। देर तक नहाना, धारा के विरुद्ध तैरना, निकालना ना मिट्टी तलहटी से, नाव पर चढ़ना, स्कूल जाना। इस बार द्वार पर जाकर खाऊंगा 1-2 अमरूद, जिस पेड़ से डाल सहित गिरा था। चुरा लूंगा टमाटर गामा के खेत से। इस बार खेलूंगा कबड्डी परती में। मिलूंगा सबसे इस बार, खूब सुस्ताऊंगा, गाऊंगा स्कूल के खाली कमरे में। खूब का शीर्षक है तुम्हारी खोज में। इस बीच तुम्हें ढूंढा बहुत, मेरी नज़र गई जहाँ तक भी। इस बीच तुम्हें ढूंढा बहुत, मेरी नज़र गई जहाँ तक भी। हर उस जगह जहाँ उम्मीद कि तुम मिल जाओगे। हर उस जगह जहाँ उम्मीद कि तुम मिल जाओगे। भागता रहा बेतहाशा, सूखते रहे होंठ, किचियाती रही आँखें, कि एक बार ही धोऊंगा हाथ मुंह पसंद से। बैठूंगा तुम्हारे साथ एक भेली गुड़ और फुलहा लोटा का पानी, कि तृप्त हो जाए मन। तुम्हें मिल जाना चाहिए था जब मेरे पैरों में धंसकर टूट रहे थे हिंगुआ कांट। तुम्हें मिल जाना था जब पैरों में धंसकर टूट रहे थे हिंगुआ कांट। तब पूरे बाधार में खोजता रहा
बबूल की छाँव में भी, जहाँ सत्तू की पीढ़ी, मरचा और प्याज का कट्टा फैला रहे थे आदिम गंध। और तुम थे न जाने कहाँ, यहाँ तो मिल ही जाना था तुम्हें उन लड़कों को मौसी की गाली देते हुए जो कूद रहे थे मसूरी बूट के बोझे पर, और बार बार खदेड़ने पर भी आ जा रहे थे कूदने से अधिक गालियों के आनंद में। गड्ढे का पानी बीच कर गरई लेती भीड़ में भी नहीं दिखे तुम, जो ठेहुन भर से ऊपर धंसी थी गाढ़े कीचड़ में, इस उम्मीद के साथ कि दोपहर तक सबको मिल जाएगा काम भर। दियारे से चरवाही करके लौटते, ओदा सूखा देह लिए लाठी में लटकाए चप्पल, धूल उड़ाती धवरी के पीछे भीड़ में भी तुम कहाँ मिले, जो हाँक रही थी अपने अपने सुकनी मैनी हिलनी को, कि नींद को दे सके सुकून का बिछौना। एक सुबह समाचार मिला, तुम्हारी हड्डियाँ अब नहीं ढोती गेहूं धान के बोझे। एक सुबह समाचार मिला, तुम्हारी हड्डियाँ नहीं ढोती गेहूं धान के बोझे। गांठ ली है दोस्ती लोहे से, जो दौड़ता है तुम्हारी रगों में घुलकर। गांठ ली है दोस्ती लोहे से, जो दौड़ता है तुम्हारी रगों में घुलकर। करियवा भी लग गया है बगल के ही ठेले पर, जहाँ पिलाता वह चाय भोर से रात तक, बिना थके पूरे उत्साह से, गाते हुए नई फिल्मी गाने। हालांकि कहने के लिए 5वीं में पढ़ता है वह, और सोचता है किसी सुबह जब बड़ा होगा तो वह भी सेठ बनेगा, फिर अपनी दुकान पर रखेगा किसी बड़े को ही। अब जब समय नहीं है कि तुम्हें खोजा जाए, अब जब समय नहीं है कि तुम्हें खोजा जाए और ज़बरदस्ती भरी जाए तुम्हारे नथुनों में गंगा किनार की हवा। जब तुम्हें भा गया है धुआं, चमकीली रोशनी का धूसर रंग, शोर के भीतर का सन्नाटा, तुम्हारे पसीने का अम्ल गला रहा है लगातार समय की कठोरता। तुम्हारे पसीने का अम्ल गला रहा है लगातार समय की कठोरता, बना रहा है रास्ता अपने लिए, करियवाल के लिए भी। तुम्हारी देह की उभरी नसों की लिपि कहाँ पढ़ पाया कोई, जो लिख रही है रोज़ अंधेरे समय की रोशनी का इतिहास। ऐसे समय में जब लुप्त हो रही हैं भाषाएं दिन प्रतिदिन, पशु पक्षियों के नाम दर्ज हो रहे हैं रेड बुक में, ढह रहे हैं पहाड़, सूख रही हैं नदियाँ, मुश्किल से मिल रहे हैं आदमी जैसे आदमी। ऐसे समय में जब लुप्त हो रही हैं भाषाएं दिन प्रतिदिन, पशु पक्षियों के नाम दर्ज हो रहे हैं रेड बुक में, ढह रहे हैं पहाड़, सूख रही हैं नदियाँ, मुश्किल से मिल रहे हैं आदमी जैसे आदमी। तब मेरे समय के सभ्य लोगों, क्यों इधर से गुजरते हुए चढ़ा लेते हो चश्मा आँखों पर, रख लेते हो नाक पर रुमाल, डाल लेते हो कान में अंगुली। क्यों नहीं सुन लेते गालियाँ जो लाखों झंझावातों के बीच भी बची हुई हैं अपने आदिम रूप में। ऐसे समय में जब सूख रहे हों कुएं, ओहरे, तालाब, फट रही हो कोयल की आवाज़, कौओं ने उचरना बंद कर दिया, किसी प्रियजन के आने से पहले गिद्ध भी नहीं लगाते मुंह तुम्हारे मरे पशुओं पर, तब क्यों गालियाँ ही लगती हैं इस समय में बची हुई सबसे ख़राब चीज़, जिनका कायम है वजूद सदियों पूर्व की शुद्धता के साथ। ऐसे समय में जब उगने लगे हैं गुलाब बिना कांटों के,
ऐसे समय में जब उगने लगे हैं गुलाब बिना कांटों के, नागफनी करने लगे हैं सजावट, बोनसाई बने तुम हमेशा इसी यत्न में, हर स्पर्श हो कितना चिकना। तब क्यों छलछलाती गालियाँ चुभती हैं तुम्हारे कानों को, जबकि यहाँ इन्हीं से निकलता है पूरा अवसाद, और मन हो जाता है धप धप बजबजाहट के बीच भी। ऐसे समय में जब शादियों में गालियाँ गाई जाने लगी है कम, ऐसे समय में जब शादियों में गालियाँ गाई जाने लगी हैं कम, गीतगवनी को नहीं है मयस्सर माइक, नहीं ढकती जमोता फुआ अपना मुंह गाकर एक असरदार गाली, हम अंदाज लेते हैं शादी हो रही है रुपयों की। फिर भी जब चाहे मुझे दे सकते हैं आप मन भर गालियाँ, फिर भी आप जब चाहे मुझे दे सकते हैं मन भर गालियाँ, सिर्फ एक शर्त गालियाँ हो अनगढ़ खुरदुरी, गाली के लिए इतनी गाली तो सुन ही सकता हूँ, गाली के लिए इतनी गाली तो सुन ही सकता हूँ। ऐसे समय में जब तुमने ईजाद कर लिया है गालियों का सभ्य प्रयोग, ऐसे समय में जब तुमने ईजाद कर लिया है। अगली कविता का शीर्षक है इन सब के बीच। अरे पगली मैना किस किस जतन से तिनका तिनका सुख जोड़ा, अरे पगली मैना किस किस जतन से तिनका तिनका सुख जोड़ा, लेकिन कभी यह सोचा कि जिस कूप में बनाया घोंसला तुमने, देख कर छाह और देख कर एकाकी, और यह भी कि लहरा रहा है ईंटों के बीच इंच भर जगह में जड़ जमाए यह झुरमुट। लेकिन तुम्हारी मुग्धता ने कभी यह सोचने का भी समय नहीं दिया कि कभी भी खिसक सकता है आधार, कि तुम हो जाओगी फुर्र और तुम्हारे अंडे डूब से। इन सब के बीच समय की अंगड़ाई लेने जितना भी मिल गया समय, तो चूजे भरने को होंगे उड़ान, टकराकर दीवार से डूब से। यदि घड़ी के सेकंडों के बीच की बढ़ भी जाए दूरी, तो भी नई पाँख लिए परिंदे कुएं के पानी में दिखते आकाश में नापेंगे ऊंचाई डूब से।